भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। देखिए भारतीय संविधान में 12 अनुसूची है। इस अनुसूची के बारे में आज हम पढ़ेंगे। उसके बाद भाग 1 आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक जो संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र है, 2 टॉपिक है। आज हमारा पॉलिटी के क्लास नंबर दूसरा है। तो चलिए आज की जो अनुसूचियाँ है 12 उसके बारे में पहले पढ़ते हैं। देखिए प्रारंभ में क्या थी कि 8 अनुसूची थी, लेकिन समय समय पर उसे संविधान में संशोधन करके 12 अनुसूची बनाया गया है, जो अभी वर्तमान में 12 है। तो देखिए पहला अनुसूची में क्या कहता है कि भारत एवं केंद्र शासित प्रदेश की सूची, यानी कि भारत में कितने राज्य है और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसकी जानकारी कहाँ में मिलती है। तो इसकी जानकारी पहली अनुसूची में मिलती है कि कितने राज्य है और कितने केंद्र शासित प्रदेश है। तो वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश मौजूद है। वही देखिए दूसरी अनुसूची में क्या कहती है। दूसरी अनुसूची में कहती है कि इसमें राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रक और महालेखक परीक्षक, राज्यपाल, विधानसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, राज्य की परिषद के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष और राज्य विधान परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन के प्रावधान शामिल हैं। तो दूसरी अनुसूची में क्या बताती है कि दूसरी अनुसूची में किसको किसको वेतन मिलेगा और किस किस प्रावधान से मिलेगा, इसके बारे में जानकारी है वेतन के बारे में दूसरी अनुसूची में। तो दूसरी अनुसूची में किसके है, तो वेतन के बारे में बताया गया है दूसरी अनुसूची में। वहीं तीसरी अनुसूची में किसके बारे में बताया गया है, जो उपरोक्त जो भी नाम हम लिए हैं उसके राष्ट्रपति को छोड़ करके बाकी सभी ऊपर, जैसे कि राज्यपाल हो, विधानसभा के अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है, उसके शपथ के प्रतिज्ञा के बारे में बताया गया तीसरी अनुसूची है। जबकि राष्ट्रपति के शपथ के बारे में आर्टिकल 60 में बताया गया है, जिसमें राष्ट्रपति की शपथ का जिक्र अनुसूची तीसरा में नहीं किया गया है। ये बात को आप ध्यान रखेंगे। वहीं चौथी अनुसूची है। देखिए चौथी अनुसूची में प्रत्येक राज्य के लिए राज्यसभा में सीट का आवंटन, जैसे राज्यसभा में कितना सीट मिलेगा, इसका प्रावधान कहाँ किया गया है, तो चौथी अनुसूची में ये प्रावधान किया गया है। वहीं आप पांचवी अनुसूची देखेंगे तो पांचवी अनुसूची में किसके बारे में बताया गया है, अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजाति के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में। तो अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन के बारे में बताया गया किसमें, पांचवी अनुसूची में बताया गया है। अनुसूचित क्षेत्र के जनजाति एवं प्रशासन के विषय में बताया गया है। देखिए छठी अनुसूची है। ये छठी अनुसूची है जो विशेष रूप से 4 राज्य को ये प्रदान करती है। देखिए असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। देखिए ये लद्दाख को अभी ये प्राप्त नहीं है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, ये लद्दाख को अभी ये प्राप्त नहीं है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के लिए प्रावधान करता है। विशेष रूप से जो 4 राज्य के जो जनजाति है उसके प्रशासन के प्रावधान किसमें है, छठी अनुसूची में। याद रखेंगे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इसके जनजाति के प्रशासन के लिए छठी अनुसूची में प्रावधान किया गया है। वहीं आप 7वीं अनुसूची देखते हैं। 7वीं अनुसूची में क्या बताया गया है कि इसमें संघ और राज्यों के बीच शक्ति एवं कार्यों का बंटवारा बताया गया है। यानी कि ये 3 सूची के इसमें प्रावधान किया गया है। संघ सूची जिसमें केंद्र के लिए बताया गया है कितना है, जिसमें 97 विषय है। और वहीं राज्य सूची है जिसमें कितनी है, 66 विषय के बारे में जिक्र किया गया है। वहीं समवर्ती सूची में 47 विषय है। तो केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची कहाँ है, 7वीं अनुसूची में है। देखिए जो केंद्र कानून बनाएगा जिस विषय पर, वो संघ सूची में है। जिस पर राज्य कानून बनाएगा वो राज्य सूची में है। और जो जिस पे दोनों मिलकर के कानून बना सकता है वो समवर्ती सूची में ऐसा प्रावधान किया गया है। चलिए 8वीं अनुसूची के बारे में देखिए। 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषा की सूची दिया गया है। देखिए जब प्रारंभ में जब संविधान लागू हुआ था तो मात्र 14 भाषा 8वीं अनुसूची में प्रदान किया गया था, लेकिन समय समय पर इसमें संशोधन करके 8 को भाषा नहीं जोड़ी गई थी। तो देखिए पहला भाषा है असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मणिपुरी, मलयालम, कोंकणी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, संथाली, बोडो, मैथिली और डोंगरी। देखिए सिंधी भाषा को 1967 में 21वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। उस समय 14 जो भाषा थी संविधान की मूल भाषा थी और 15वां भाषा है जो सिंधी 21वां संविधान संशोधन 1967 में जोड़ा गया था। वहीं 4 भाषा और कोंकणी, मणिपुर, नेपाली 3 भाषा 1992 में 71वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। वहीं संथाली, मैथिली, बोडो, डोंगरी 2003 में 92वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है, लेकिन जब संविधान लागू हुआ था उस समय इसमें केवल 14 भाषा थी। वर्तमान में इसमें 22 भाषा है। वहीं देखिए 9वीं अनुसूची। देखिए 9वीं अनुसूची है
जो पहला संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था। 1951 में प्रथम संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इसमें भूमि स्वामित्व, भूमि कर, रेलवे, उद्योग से संबंधित अधिनियम और आदेश शामिल है। संपत्ति का अधिकार अभी मौलिक अधिकार नहीं है। देखिए 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था उसको समाप्त करके और उसको विधि का अधिकार में रख दिया गया था। देखिए 9वीं अनुसूची का सिंपल सी मतलब इसलिए बनाया गया था कि 9वीं अनुसूची सिंपल सी इसलिए बात के लिए बनाया गया था कि इसमें जो भी विषय रखा जाएगा उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जाएगा। तो जो भी विषय 9वीं अनुसूची में रखी गई है उसको न्यायालय में आप चुनौती नहीं दे सकते हैं, इसके लिए 9वीं अनुसूची लाया गया था। देखिए 10वीं अनुसूची है जो 1985 में 52वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इसमें दल बदल के आधार पर अयोग्यता के प्रावधान शामिल है। देखिए 1970 से लेकर के 80 जो वाले दशक थे, 70-80 कह सकते हो दशक जो थे, उसमें राजनीतिक अस्थिरता के कारण ऐसी प्रावधान किया गया था जिसमें दल बदल अधिनियम को लाया गया था और इसके लिए 52वां संविधान संशोधन किया गया था। 1985 में 10वीं अनुसूची लाया गया था। वहीं 11वीं अनुसूची आप देख सकते हैं, इसको 73वां संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में इसमें पंचायती राज के लिए प्रावधान किया गया है और इसमें लगभग 29 विषय है जिस पर पंचायत है जो कानून बना सकती है। कितना? 29 विषय पर कानून बना सकती है। वहीं 12वां अनुसूची है जो 1992 में 74वें संशोधन के द्वारा इसमें नगर निगम के प्रावधान शामिल किया गया था। देखिए 73वें में पंचायती था 11वीं अनुसूची, 74वां में नगर निगम था 12वीं अनुसूची था और 74वें अनुसूची के 74वें संशोधन के अनुसार जो 12वां अनुसूची जोड़ा गया था उसमें नगर निगम है जो 18 विषय पर अपना कानून बना सकती है। तो ये जो अनुसूची है 12 है उसको बार बार आप ध्यान देंगे तो याद हो जाएगा, क्वेश्चन यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आज का हमारा जो फिर से दूसरा टॉपिक है वो संघ और राज्य क्षेत्र है। ये भारतीय संविधान के भाग 1 अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक का जो प्रावधान किया गया है उसमें आज हम शुरू करते हैं अनुच्छेद 1 के बारे में। देखिए अनुच्छेद 1 के बारे में इंट्रोडक्शन है भारत के बारे में। कहता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। भारत क्या है? भारत अर्थात इंडिया, यानी कि दोनों नाम है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। क्या होगा? यूनियन ऑफ इंडिया के बारे में बात करता है। देखिए यूनियन क्या होती है? भारतीय संघ राज्यों के समझौता का परिणाम नहीं है। देखिए अमेरिका है तो क्या है, 50 राज्य आपस में मिलकर के एक कॉन्ट्रैक्ट किया है कि कुछ कुछ अधिकार लेकर के केंद्र को दे देंगे और बाकी छोटा छोटा जो अधिकार होगा वो राज्य के पास ही होगा और राज्य ही उस पर कानून बना सकता है। तो क्या एक समझौता के परिणाम है, वो एक तरह से अलग भी होने का उसमें प्रावधान किया गया कि जिस राज्य की सहमति नहीं बनेगी वो स्वयं अलग होकर अपना एक नया क्षेत्र के रूप में स्वतंत्र रूप में रह सकती है। लेकिन भारत एक स्वतंत्र होने के बाद कोई समझौता नहीं हुआ था सभी राज्यों के बीच में। क्या हुआ था, एक सभी को संगठन बना करके एक राज्य बनाया गया था, सबको आपस में विलय कर दिया गया था। यहाँ पर कोई समझौता का परिणाम नहीं है। ऐसा नहीं है कि बिहार, यूपी, झारखंड, तमिलनाडु, केरल ये सब आपस में समझौता किया हुआ, बिल्कुल नहीं है समझौता। तो क्या है कि यूनियन यानी कि सभी का जो शक्ति है किसके पास है? मेन शक्ति केंद्र के पास है, छोटे मोटे शक्ति राज्य को दिया गया है, लेकिन वो राज्य अलग होने की कोई शक्ति नहीं, अखंडता इसमें नहीं है। वो अलग होकर अलग स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की चेष्टा नहीं कर सकता है। इस प्रकार से भारत क्या है कि यूनियन ऑफ इंडिया राज्यों का संघ है। तो आर्टिकल 1 बेसिक रूप से यही बात बताती है कि भारत राज्यों का संघ है। चलिए आर्टिकल 2 देखिए, तो कह रहा है कि संसद अपने साधारण बहुमत से, किस बहुमत से? साधारण बहुमत से नए राज्य का प्रवेश या स्थापना कर सकता है। अनुच्छेद 2 में नए राज्य के प्रवेश की बात कही गई है। जैसे कोई भी विदेशी राज्य है उसको प्रवेश होना है तो संसद आर्टिकल 2 के तहत साधारण बहुमत से, न कि विशेष बहुमत से, साधारण बहुमत का मतलब हो गया कि भारतीय संसद यानी कि लोकसभा के टोटल मेजोरिटी का 50% प्लस एक वोट, यानी कि मान लीजिए अभी 543 सीट है, 543 का आधा कर देंगे और एक उसमें जोड़ देंगे तो वो क्या होगा, 50% प्लस 1 मेजोरिटी कहलाएगा, तो वही साधारण बहुमत कहलाएगा। तो संसद अपने साधारण बहुमत से नए राज्य का प्रवेश या स्थापना कर सकता है। किसके तहत? आर्टिकल 2 के तहत। देखिए जो विदेशी कुछ राज्य थे जैसे पांडिचेरी जो किसके क्षेत्राधिकार में था? उसमें फ्रांस के क्षेत्राधिकार में था जब भारत आजाद हुआ था। माहे, यनम, चंद्रनगर, कराईकल ये सभी फ्रांस के उस समय ये क्षेत्राधिकार में था। 1954 में जब फ्रांस के सरकार ने इसे भारत को समर्पित किया तथा 1962 में फ्रांस की संसद ने, कब? 1962 में फ्रांस की संसद ने इसे पुष्टि की थी। उसी प्रकार से गोवा है किसके उपनिवेश था? तो पुर्तगाली का उपनिवेश था। 1961 में इसको भारत सरकार के प्राप्त हुआ, फिर इसे एक यूटी के तहत स्थापित किया गया, बाद में पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। आप सिक्किम देख सकते हैं 35वां संविधान संशोधन के तहत 1974 में इसको सह राज्य
यानी कि सेमी स्टेट के रूप में मान्यता मिला था। सेमी स्टेट कहने का मतलब हो गया, देखिए सिक्किम क्या था, यहाँ पर एक चुगयाल वंश का शासन था। सिक्किम जब आजाद हुआ था, तब भारत जब आजाद हुआ था तो सिक्किम भारतीय क्षेत्राधिकार में नहीं था, वहां पर चुगयाल वंश का शासन था। बाद में समय के अनुसार वहां की जनता मांग की कि हम भारत सरकार के साथ मतलब भारत में मिलना चाहते हैं, तो वहाँ के जनमत संग्रह कराया गया, यानी कि एक तरह से चुनाव कराया गया कि क्या भारत सरकार के साथ मिलना चाहते हैं या चीन के साथ। वहाँ के राजा का चाहत थी कि वो चीन के साथ मिल जाए, लेकिन जनता चाह रही थी कि भारत के साथ मिले। तो वहाँ पर रेफरेंडम यानी कि जनमत संग्रह कराया गया, यानी कि लोगों से पूछा गया, एक वोटिंग कराई गई, जिसमें 99% लोगों ने भारतीय पक्ष में जाने के लिए सहमत हुए थे। तो उस समय एक इंदिरा गांधी की सरकार थी, उन्होंने 35वां संविधान संशोधन किया और सह राज्य के रूप में उनको शामिल कर दिया गया था और आर्टिकल 2A जोड़ दिया गया था। देखिए सह राज्य का मतलब हो गया कि उसके जो सिक्किम है उसके विदेश का जो अधिकार होगा, यानी कि विदेशी मामले का जो अधिकार होगा भारत सरकार के पास होगा, वहीं रक्षा भारत सरकार के पास होगा और संचार होगा जो भारत सरकार के पास होगा। बाकी सभी अधिकार सिक्किम के पास ही होंगे। लेकिन अगले ही साल 36वां संविधान संशोधन किया गया था, 36 अमेंडमेंट। देखिए 36 अमेंडमेंट ये किया गया था और 1975 में, और उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया और भारतीय संविधान के जो आर्टिकल 2A जोड़ा गया था उसको समाप्त कर दिया गया और पूर्ण राज्य यानी कि भारत सिक्किम पर पूर्ण अधिकार भारत सरकार का होगा। तो 36वां संविधान संशोधन करके पूर्ण अधिकार है जो भारत सरकार ने प्राप्त कर लिया था। अब देखिए आर्टिकल 3 के बारे में हम जानते हैं। देखिए आर्टिकल 3 के बारे में क्या कहता है। आर्टिकल 3 कहता है कि संसद अपने साधारण बहुमत से 2 या 2 से अधिक राज्यों के निर्माण कर सकता है, या एक राज्य को तोड़कर नया राज्य का निर्माण कर सकता है, या राज्यों के क्षेत्र बढ़ा घटा सकता है, या सीमा में परिवर्तन कर या उसके नाम में परिवर्तन कर सकता है। देखिए आर्टिकल 3 जो जिक्र हो रहा है वो भारत के अंदर के राज्य हैं, भारत की सीमा के जो अंदर भारत सरकार के जो क्षेत्राधिकार में जो राज्य है उसके बारे में बताता है। वही आर्टिकल 2 जो बताता है वो नए भूमि के बारे में, जो नए विदेशी संपत्ति उसको अर्जन करने के बारे में बताता है। वही आर्टिकल 3 है जो अपने क्षेत्राधिकार में जो राज्य है, जैसे यूपी है, बिहार है, झारखंड है या छत्तीसगढ़ है, केरल है, तमिलनाडु, तेलंगाना, इसके किस प्रकार से इसको 2 राज्य को जोड़ सकते हैं, या किसी बड़े राज्य को तोड़ करके 2 राज्य बना सकते हैं, या किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं, या किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। इसके बारे में कौन सा बताता है, इसके बारे में आर्टिकल 3 बताता है। वहीं कह रहा है, देखिए अगला पॉइंट, कि नए राज्य का निर्माण संबंधी विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत करने से पूर्व संबंधित राज्य विधानमंडल को दिया जाएगा कि यह एक निश्चित अवधि के भीतर अपनी राय व्यक्त करे। देखिए ये किया गया था 5वां संविधान संशोधन 1956 के तहत। पहले क्या किया गया था कि किसी भी राज्य को तोड़ने से पहले उस राज्य के विधानसभा से पूछा नहीं जाता था, लेकिन 5वां संविधान संशोधन 1956 में किया गया और एक प्रावधान किया गया कि भैया जिस राज्य को हम तोड़ रहे हैं या नाम परिवर्तन कर रहे हैं या सीमा परिवर्तन हो रहा है, उस राज्य की विधानसभा से एक हम सहमति ले लेते हैं। तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, उस विधानसभा को एक निश्चित समय सीमा में बताते हैं और बोलते हैं कि भाई क्योंकि आपका क्या विचार है कि हम आपके राज्य का सीमा परिवर्तन कर रहे हैं या नाम परिवर्तन कर रहे हैं। तो विधानसभा जो भी राय व्यक्त करती है वो राष्ट्रपति के लिए बाध्य नहीं है, बस एक फॉर्मेलिटी होता है कि आपकी विधानसभा से पूछ लिया जाता है। अगर मान लीजिए किसी विधानसभा ने सहमति व्यक्त की कि हमारे राज्य को न तोड़ा जाए, तो इस पे राष्ट्रपति का कोई फर्क नहीं पड़ता है। संसद चाह लेगी तो उस राज्य की 2 भाग करके नए राज्य का सृजन किया जा सकता है, बस सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए उस राज्य से ऐसा पूछ लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कह रहा है कि निश्चित अवधि में के भीतर व्यक्त किए गए राय को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। इसी बात पर हम जिक्र कर रहे थे। देखिए आ जाते हैं कि राष्ट्रपति से कोई भी विधेयक है, कोई भी विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो कुछ ऐसा विधेयक है जो राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लिया जाता है कि ये मैसेज से विधेयक प्रस्ताव पेश किया जा रहा है सदन में। तो देखिए एक विधेयक है जो नए राज्य का अगर निर्माण करने वाला विधेयक है तो पहले राष्ट्रपति से पूछ लिया जाता है, उसके बाद सदन में प्रस्तुत किया जाता है। फिर है धन विधेयक। धन विधेयक के पहले राष्ट्रपति से मंजूरी ले लिया जाता है। फिर देखिए भारत की संचित निधि पर भारित व्यय से संबंधित विधेयक, यानी कि भारत में 2 प्रकार का व्यय होता है, एक संचित निधि पर भारित होता है और एक आकस्मिक निधि होता है। एक संचित निधि पर भारित व्यय होता है और एक आकस्मिक निधि होता है। तो जब संचित निधि पर भारित व्यय होता है तो उससे संबंधित जब विधेयक आती हैं तो राष्ट्रपति से पहले पूछ लिया जाता है। वही अंतर्राज्यीय व्यापार और प्रभावित करने वाला विधेयक है, यानी कि जब भी व्यापार को प्रभावित करने वाला विधेयक होता है तो वो पहले राष्ट्रपति की अनुमति ली जाती है, उसके बाद ही ऐसा पेश किया जाता है विधेयक। तो ये 4 ऐसा विधेयक है जो राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से सदन में पेश किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्या कह रहा है, राज्य का पुनर्गठन। देखिए जब आजादी हमें प्राप्त हो गया था 1947 में, तब राज्य का किस प्रकार से पुनर्गठन किया जाए, ये सबसे बड़ा प्रश्न था कांग्रेस के सामने।
यानी कि कांग्रेस कहे तो भारतीय संसद के समय उस समय सबसे बड़ा यह प्रश्न था। तो देखिए जब आजादी हुई थी तो उसी समय एक एसके धर समिति का गठन किया गया था कब 1948 में। एसके धर उस समय ये एसके धर समिति का गठन किया गया था कब 1948 में किया गया था। इन्होंने अपना रिपोर्ट दिया था कि भाषा के आधार पर नए राज्य का गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया, बोला कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्य का गठन किया जाए। देखिए जब भारतीय कांग्रेस जब आजादी की लड़ाई लड़ रही थी तब ब्रिटिश के सामने ऐसा प्रस्ताव रखा था कि राज्यों का गठन है जो भाषा के आधार पर किया जाए, लेकिन जब आजादी हुई थी, आजादी प्राप्त हो गई तो यही मांग बरकरार रखा गया भारतीय संसद के समक्ष, क्योंकि उस समय जो संविधान के लिए जो एक संविधान सभा गठन किया गया था वही अंतरिम सदन के रूप में काम कर रही थी, यानी कि संसद के रूप में काम कर रही थी। तो उसके समक्ष यही मांग रखा गया कि जो राज्य का गठन है वो भाषा के आधार पर हो। तो उसके लिए एक आयोग बनाना था, इसके धर कमेटी। तो इन्होंने क्या किया था कि भाषा के जो आधार पर राज्य का गठन किया गया, मांग किया गया था, उसको अस्वीकार कर दिया गया। इनका मानना था कि भारत में विविधता के आधार पर, यानी कि बहुत नजदीक जाने पर ही, जैसे कहा जाता है कि 3 किलोमीटर जाने पर भाषा चेंज हो जाती है, तो भाषा इतना विविधता है तो राज्य को किस प्रकार से इतना गठन कैसे किया जा सकता है। तो इन्होंने एक फॉर्मूला बताया था कि राज्य का गठन भाषा के आधार पर न करके इनकी प्रशासनिक सुविधा के आधार पर किया जाए। तो इनके रिपोर्ट पर जब आया था तो बवाल हो गई, हंगामा हो गया, तो इनके रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया। फिर तुरंत एक समिति का गठन किया गया था, JVP कमेटी, ये भी 1948 में ही गठन हुआ था। जे से हो गया जवाहरलाल नेहरू, वी से हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारामैया। इनके 3 आदमी के नेतृत्व में एक समिति गठन किया गया था 1948 में। इन्होंने बताया था कि मद्रास को छोड़कर आंध्र प्रदेश का गठन किया जा सकता है। भाषा के आधार पर गठन को इन्होंने भी अस्वीकृति प्रदान की, यानी कि इन्होंने बताया कि भाषा के आधार को राज्य का गठन के लिए न बनाया जाए, प्रशासनिक सुविधा को ही आधार बनाया जाए। तो इस पर भी एक बवाल होते ही रहा, बवाल है जो शांत नहीं हुआ। देखिए लेकिन इतना उग्र हो गया था बवाल कि 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन करना पड़ा। ये भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य था, क्योंकि आप जानते हैं कि एक आंध्र प्रदेश के एक व्यक्ति थे पोट्टी श्रीरामुलु, उनको भूख हड़ताल के दौरान मृत्यु हो गई थी, जिसकी वजह से जो भाषा के आधार पर राज्य का मांग किया जा रहा था वो काफी आंदोलन उग्र हो गया था, जिसकी वजह से 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश को प्रथम भाषा के आधार पर गठित ये राज्य किया गया था। फिर क्या किया गया, देखिए समय के अनुसार 1953 में फजल अली कमेटी का एक राज्य पुनर्गठन आयोग है जो 1953 में फजल अली के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया था, जिसमें 3 सदस्य थे। अध्यक्ष तो फजल अली साहब थे, हृदयनाथ कंजरू, केम पनिक्कर साहब थे। ये 3 लोग मिलकर के एक सदस्य का गठन, एक समिति का गठन किए थे और इन्होंने बताया कि किस प्रकार से राज्य का गठन किया जाए, राज्य का निर्माण किया जाए। तो इन्होंने पहले बताया था कि एक भाषा एक राज्य, इसको तो अस्वीकार कर दिया कि एक राज्य एक भाषा एक राज्य। तो इस प्रकार से बहुत सारे राज्य का निर्माण करना पड़ सकता है, क्योंकि आप 3-4 गांव मिलकर देख लीजिए तो अलग अलग भाषा बोलते हैं। तो इन्होंने एक भाषा एक राज्य को नकार दिया। दूसरा बताया था कि 70% एक भाषा का उपयोग तो एक भाषी राज्य का गठन किया जाए, यानी कि कोई व्यक्ति, कोई राज्य या कोई क्षेत्र 70% भाषा का उपयोग कर रहा है तो एक भाषी राज्य का गठन किया जा सकता है। वहीं बताया कि अगर 30% या इससे अधिक लोग किसी दूसरी भाषा का उपयोग करता है तो द्विभाषी बनाया जाए। जैसे बिहार में आप जानते हैं कि हिंदी को प्राथमिक भाषा माना गया है, वही द्वितीय भाषा है जो उर्दू को माना गया है। वहीं बताया कि 4 समूह में बटे राज्य को समाप्त कर दिया जाए। जब देश आजाद हुआ था तो 4 समूह में राज्य बटा हुआ था, ABCD, समाप्त करके 16 राज्य तथा 3 यूटी का निर्माण किया जाए। ये फजल अली कमेटी है जो इन्होंने रिकमेंडेशन दिया था कि 16 राज्य और 3 यूटी का निर्माण किया जाए, यानी कि 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश को ये निर्माण का सजेशन दिए थे, सरकार को सिफारिश किए थे। और जो 4 समूह में पहले से जो राज्य बटा हुआ था ABCD, उसको समाप्त करने का भी इन्होंने सजेशन दिया था। इस रिपोर्ट को ध्यान में रख करके एक 7वां संविधान संशोधन है जो भारतीय संसद के द्वारा किया गया था 1956 में। और इसमें क्या किया गया था, जब 7वां संविधान संशोधन हुआ तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण किया गया, जबकि फजल अली बताए थे कि 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण किया जाए। लेकिन 7वां संविधान संशोधन हुआ तो उसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण किया गया। राज्य के समूह को समाप्त कर दिया गया। जो ABCD राज्य का समूह था, 4 श्रेणी में जो राज्य को बांटा गया था उसको समाप्त कर दिया गया। तो इस प्रकार से ये जो हमारा टॉपिक है वो समाप्त हुआ। चलिए कुछ MCQ है इसी से संबंधित, उस पर हम विचार करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है। देखिए नए राज्य का जब भी गठन होता है तो उसमें कौन से है, संसद का ये मामला है। संसद आर्टिकल 2 के तहत जब नए क्षेत्र का प्रवेश करती है तो आर्टिकल 2 के तहत, और अपने ही राज्य का तोड़फोड़ करती है तो आर्टिकल 3 के तहत होता है। इसमें पूछा नए राज्य का, तो इसमें कौन सा मामला आ जाएगा, ये संसद का निहित क्षेत्र है, ये संसद आ जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा।
वही क्वेश्चन दूसरा कह रहा है कि संविधान में प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत, अभी हम बात की है कि भारत क्या है कि यूनियन ऑफ स्टेट है, यानी कि भारत क्या है कि राज्यों का संघ है। भारत क्या है कि राज्यों का संघ है। वही राज्यों का फेडरेशन, या राज्यों का फेडरेशन कौन है? यूएसए है। राज्य का फेडरेशन कौन है? यूएसए है, जो राज्यों का फेडरेशन है। राज्यों का फेडरेशन का सिंपल सी मतलब हो गया कि वो क्या है कि एक समझौते परिणाम के स्वरूप एक राज्य का गठन किया गया है, लेकिन भारत कोई समझौते के तहत ऐसा प्रावधान नहीं किया गया है। तो राज्य क्या है? भारत क्या है? राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट। वही तीसरा देखिए क्वेश्चन कह रहा है भारत में संघ राज्य का प्रशासन होता है। भारत में संघ राज्य का प्रशासन होता है। देखिए संघ राज्य यानी कि यूटी के बारे में पूछ रहा है, संघ राज्य का प्रशासन कौन होता है? तो भारत में संघ राज्य का प्रशासन होता है, राष्ट्रपति के द्वारा वहां पे होता है। चौथा क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि भारतीय संसद के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किससे है? भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? तो ये आप जानते हैं ये अधिकार किसको है? तो ये अधिकार संसद को है। ये अधिकार किसको दिया गया है? तो ये संसद को अधिकार दिया गया है। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है भारत में कितने संघ शासित प्रदेश है? तो अभी हम जानते हैं कि भारत में 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश है जो वर्तमान में अभी मौजूद है। कितने हैं? तो 8 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, वहीं 28 राज्य है जो अभी भारत में मौजूद है। कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा संघ राज्य बनाया? आप जानते हैं कि अभी हम बात कर रहे थे कि जब 7वां संविधान संशोधन हुआ था, कब? 1956 में, तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण किया गया था। तो ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, ए हो जाएगा ऑप्शन। ठीक नहीं लग रहा? चलिए 7वां देखिए, कह रहा है भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? तो अभी हम जिक्र कर रहे हैं कि भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 8 राज्य और 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें राजधानी भी दिल्ली सम्मिलित है। ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सिक्किम भारत का एक ऐसा राज्य बनाया गया था। सिक्किम को कौन सा संविधान संशोधन करके पूछ रहा है कि राज्य बनाया गया था? तो सिक्किम को कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? सिक्किम के लिए 35वां संविधान संशोधन किया गया था, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है तेलंगाना राज्य स्वरूप में आया था। देखिए तेलंगाना राज्य है जो 2 जून 2014 को स्वरूप में अपने स्वरूप में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? ये 1953 में किया गया था। किसके नेतृत्व में? आप जानते हैं कि फजल अली के नेतृत्व में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी 1953 में। वहीं देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, भाषाई आधार पर राज्य का पुनर्गठन कब किया गया था? तो भाषाई आधार पर राज्य का पुनर्गठन जो 1956 में किया गया था, ऑप्शन ए। चलिए 12 नंबर, भाषा के आधार पर राज्य में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? तो अभी हम जिक्र कर रहे थे आंध्र प्रदेश को। आंध्र प्रदेश से जो भाषा के आधार पर पहला राज्य का गठन किया गया था, कब? 1 अक्टूबर 1953 को इस राज्य का गठन किया गया था। ये पहला राज्य था जो भाषा के आधार पर गठन किया गया था। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में कब अस्तित्व में आया था? ये हुआ था 1953 में आया था, 1 अक्टूबर 1953 को। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्य पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था? ये कब हुआ था? 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था। कौन से कमेटी थी? तो फजल अली कमेटी के नेतृत्व पर, रिकमेंड पर ये जो संशोधन किया गया था, कब? 1956 में। ये ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। वहीं देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाता है तो संविधान के किस अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक होगा? आज हम पहला ही जब चैप्टर पढ़ रहे थे, जो अनुसूची प्रथम थी, उसमें बताया गया है कि भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जब भी देश में राज्य या यूटी की संख्या बढ़ती है तो किसमें संशोधन करना पड़ेगा? तो प्रथम अनुसूची में संशोधन करना पड़ेगा। तो इसका हो जाएगा आंसर डी नंबर। चलिए आज का सेशन समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।